अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको बताया जाएगा कि साइंस के नज़दीक हमारी दुनिया में ज़िंदगी का वजूद कैसे है। मैं आपको इस सीरीज़ में ये भी बताऊंगा कि ज़मीन के शुरू के हालात कैसे थे और क्या चेंजेस आए जिससे दुनिया में ज़िंदगी आई, और जब ज़िंदगी आई तो फिर उस ज़िंदगी ने इर्तिका कैसे ली, यानी वो ज़िंदगी इवॉल्व कैसे हुई, सिंपल ज़िंदगी से कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी कैसे बनी। इस हिस्से में आपको जियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया जाएगा जो ज़मीन में वक्तन फ़वक्तन हुई, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया जाएगा। आपको मैस एक्सटिंक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि ज़मीन पर कब कब ज़िंदगी बिल्कुल नापैद हो गई, ख़त्म हो गई, बहुत कम ज़िंदगी रह गई और उस ज़िंदगी से फिर एक बड़ी कम्प्लेक्स, निस्बतन कम्प्लेक्स ज़िंदगी ने आगाज़ किया। मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, कि पहले सेल, सिंगल सेल स्पीशीज़ कैसे हैं और फिर उनके ज़रिए कम्प्लेक्स स्पीशीज़ जिन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं वो कैसे आए। तो प्रोकैरियोट्स कैसे आए, यूकैरियोट्स कैसे आए और फिर कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स कैसे बनी। तो आपको इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये इंफॉर्मेशन साइंस के मुताबिक आपको दी जा रही है और जो थेरीज आज तक हम तक पहुँची हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करके स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए इस वीडियो सीरीज को बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज से 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम मार्ज़े वजूद में आ रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक प्रोटोस्टार जन्म ले रहा था, यानी एक उभरता हुआ, एक पैदा होता हुआ स्टार मौजूद था, और उसके गिर्द डस्ट की, वेपर्स की, गैसेस की एक डिस्क बनी हुई थी जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, और इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं जो कि उसके गिर्द घूम रही थी। इस डिस्क में छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर डस्ट भी थी, मैंने आपको बताया, यहाँ पर वाटर वेपर्स भी थे, यहाँ पर गैसेस भी मौजूद थी। जो डिस्क का हिस्सा सूरज के पास था वो खुश्क था निस्बतन, क्योंकि वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन डिस्क का वो हिस्सा जो सूरज से बहुत दूर था, वहाँ पर पानी फ्रोजन, जमी हुई शक्ल में हमें नजर आ रहा था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक ऑर्बिट में एक स्टडी के मुताबिक 100 से 200 छोटे छोटे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे थे, और साथ साथ उनमें टकरें हो रही थी, और उन टकरों की वजह से कुछ प्लैनेट्स, छोटे प्लैनेट्स जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, वो करीब आ जाते थे और बड़ा प्लैनेट बनाने की कोशिश करते थे, और कुछ प्लैनेट्स टूट जाते थे। चांद बनने के मराहिल भी हमारे सोलर सिस्टम में यहीं से शुरू हुए। जिन प्लैनेट्स के बहुत ज़्यादा चांद हैं, या हमारे प्लैनेट की बात करें जिसके पास सिर्फ एक चांद है, वो भी इसी हिस्से में मार्ज़े वजूद में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई गई है कि किस तरीके से डस्ट और डस्ट में छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इर्तिका होती गई और ये प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स में तब्दील हुए, और आज हमें पता है कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन प्लैनेट्स में साथ साथ एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स भी मौजूद थे, यानी स्पेस रॉक्स थी। वो स्पेस रॉक्स जिनमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, या वो स्पेस रॉक्स जिनमें हमें बर्फ मिलती है, गैसेस मिलती हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। कुछ हिस्से से तो प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, लेकिन जो बाकियात हैं, इस मराहिल से गुजरने वाली बाकियात आज भी हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, कूपर बेल्ट और दूसरी बेल्ट्स की शक्लों में नजर आती हैं। ये वो बाकियात हैं जो उस वक्त की बाकी बची हुई हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ ज़मीन के मदार के बीच में, जहाँ पर ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, लेकिन फिर एक और प्लैनेट जो कि ज़मीन से तो छोटा था लेकिन फिर भी हैयत में काफ़ी बड़ा था, जिसे थिया कहा जाता है, वो प्लैनेट आकर ज़मीन से टकराया। जब वो ज़मीन से टकराया तो उससे हमारे चांद ने जन्म लिया, और वो चांद ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो गया। शुरू में चांद ज़मीन के बहुत करीब था, लेकिन वक्त के साथ साथ चांद ज़मीन से दूर होता गया। हमें ज़मीन पर ज़िंदगी की तलाश है, ज़िंदगी की ज़रूरत है, और ज़िंदगी पानी के बगैर नहीं हो सकती।
جب زمین اپنے بننے کے مراحل سے یعنی ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی تو اس وقت ایک ایسا ایونٹ ہوا جسے بعد میں بھی ڈسکس کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ایسٹرائڈ، کومیٹس اور ایسی چٹانیں خلا سے آئیں جن میں پانی اور برف موجود تھی۔ تقریباً 4.6 بلین سال پہلے جب زمین بن رہی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان اس وجہ سے آیا کہ سیٹرن اور جوپیٹر میں ایک لڑائی چھڑ گئی، جس کی وجہ سے ایسٹرائڈ بیلٹ سے اور باقی جتنی بھی جگہیں وہاں سے بہت سے کومیٹس، ایسٹرائڈ اور ایسی راکس جن میں بہت زیادہ برف موجود تھی وہ اندر کی طرف آئیں، یعنی وہ مارس سے ٹکرائیں، زمین سے ٹکرائیں، مرکری سے ٹکرائیں اور وینس سے ٹکرائیں۔ زمین کے پاس کیونکہ اپنی انوائرمنٹ موجود تھی، بہت زیادہ والکینک ایکٹیویٹی بھی تھی اور کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیا، بہت سی گیسز موجود تھیں، اس وجہ سے جب وہ چیزیں راکس آ کر زمین سے ٹکرائیں تو ان میں پانی تو موجود تھا، وہ پانی زمین کے اندر ہی رہ گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر ایٹماسفیئر موجود تھی جس نے اس پانی کو پکڑ لیا۔ اب ہمارے پاس پانی بھی آ چکا ہے اور ہمارے پاس منرلز تو پہلے ہی موجود ہیں، تو زمین پر زندگی کی ابتدا ہونے کو جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سمندر بن گئے، کیونکہ پانی میں نے آپ کو بتایا کہ خلا سے آیا، اور اب اس پر اتفاق ہے کہ زمین پر پانی خلا سے آیا، تو 4.37 سے لے کر 4.2 ارب سال پہلے زمین کی ایٹماسفیئر میں واٹر ویپرز بہت زیادہ موجود تھے، سمندر بن چکے تھے، زمین پر کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ تھی، اور یہی کاربن ڈائی آکسائڈ جب بارش ہوتی تھی، پانی زمین پر آ کے گرتا تھا بادلوں سے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ سمندروں کے اوپر ایک لہر بنا رہی تھی۔ ایٹماسفیرک پریشر کم ہو جاتے تھے کیونکہ بارش زیادہ ہو رہی تھی، تو ایٹماسفیرک پریشر کم ہو رہے تھے، لیکن سمندروں کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک لیئر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر زہریلے تھے، لیکن یہ کام صرف سمندروں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب راکس کے ساتھ ملتی تھی تو وہ کاربونیٹس بناتی تھی۔ CO2 جب راکس کے ساتھ ملتی ہے تو کاربونیٹ بنتے ہیں، اور یہی چٹانیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جب ویدرنگ ہوتی تھی تو یہ چٹانیں سمندر کی طرف آتی تھی، سمندر کی تہہ کی طرف ڈھلتی تھی، تو اب ان میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یعنی سمندروں کے اوپر بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک تہہ ہے، اور ان کے اندر جو چٹانیں آ رہی ہیں ان میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ تھی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب سمندر بہت زیادہ کھارے تھے، بہت زیادہ سالٹ تھا، اور ان کے اندر بہت زیادہ میٹلز بھی تھیں، زہریلے سمندر تھے، ان میں زندگی رہ نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے آتے ہی ٹیکٹونک پلیٹس بھی بننا شروع ہو گئیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس زمین پر 4.3 سے لے کر 4.2 ارب سال پہلے بننا شروع ہو چکی تھی، اور اب زمین پر جیولوجیکل ایکٹیویٹی کا بھی آغاز ہوا، جو کہ بہت اہم ہے۔ اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک تو زمین کی ساخت بدلے گی، اس میں نئے نئے بر اعظم آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندر سٹرکچر چینج ہوں گے زمین کی کور کے، اس کی وجہ سے زمین کی میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگی، اور جب زمین کی میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میگنیٹک فیلڈ زندگی کو بچا کر رکھتی ہے سورج سے اور دوسری کاسمک ریڈیشن سے۔ جب ٹیکٹونک پلیٹس بننا شروع ہو گئیں تو آپ کو پتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس اس طریقے سے آ کر آپس میں ٹکراتی ہیں، تو کوئی ٹیکٹونک پلیٹ اوپر رہ جاتی ہے اور کوئی نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اب ٹیکٹونک پلیٹس میں فرکشن بھی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیولوجیکل ایکٹیویٹی بھی سامنے نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اوشنک ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، اوشنک ٹیکٹونک پلیٹس یہ ڈینس ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، ہیوی ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ کانٹیننٹل ٹیکٹونک پلیٹس، جو کہ خشکی کی ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں۔ یہ سیڈیمنٹری راک سے بنی ہوتی ہیں، نسبتاً کم ڈینس ہوتی ہیں، جبکہ یہ اگنیس راک سے بنی ہوتی ہے، میگما زیادہ ایکٹیویٹی یہاں پر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب یہ آ کے آپس میں ٹکراتی ہیں تو عموماً جو اوشنک ٹیکٹونک پلیٹ ہے، کیونکہ یہ ہیوی ہے، یہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے اس طریقے سے، اور جو کانٹیننٹل ٹیکٹونک پلیٹ ہے وہ اوپر اس طریقے سے رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پر جب وہ اوپر رہ جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر میں تصویر پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے
इस प्रोसेस का एक नाम है सबडक्शन, जिसे बाद में हम स्टडी करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब टेक्टोनिक प्लेट्स की आपस में एक तो उनकी बर्थ हो चुकी है और साथ साथ उनका आपस में इंटरेक्शन भी शुरू हुआ है। इस इंटरेक्शन को भी अगले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़मीन की जो कोर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी साथ साथ बनता जा रहा था। 4.2 बिलियन साल पहले जो लिक्विड कोर है वो बन चुकी थी, और उसके साथ साथ जो कन्वेक्शन है, यानी जो लिक्विड को जब मूव करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तकरीबन 4.2 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। और मैग्नेटिक फील्ड के आने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये बाहर की रेडिएशंस को रोकेगी जो कि ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। तो अब हमारे पास मिनरल्स आ चुके हैं। मिनरल्स कहाँ से है? ज़मीन बनी ही रॉक से मिलकर है, तो उसके अंदर मिनरल्स ही मिनरल्स मौजूद है। जिस तरीके से मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया, तो और भी मिनरल्स ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। ज़मीन पर पानी भी आ चुका है, और वो पानी भी स्पेस से आया है, जहाँ पर बहुत से एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स आकर ज़मीन से टकराए हैं। उनके पास आइस थी और उसकी वजह से ज़मीन को पानी मिल गया। और तीसरी चीज़, ज़मीन पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड ने अहाता कर लिया कि अब अगर बाहर से कोई रेडिएशन आती है या कोई सोलर तूफान आता है तो उसे रोका जा सकता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि अब ज़मीन पर ज़िंदगी ने जन्म लेना था। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो ज़मीन पर ज़िंदगी ना बन सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अब एक ऐसी क्यारी बन चुकी है जिसमें बीज रखा जाएगा और पौधा निकल आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी के मुवाफिक हालात ज़मीन पर पैदा हो चुके हैं। अगली किस्तों में हम देखेंगे कि कैसे ज़िंदगी ने इब्तिदा ली। ये सारी थेरीज़ हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने जा रहे हैं जो कि ज़मीन की हिस्ट्री के बारे में, उसकी फॉर्मेशन की साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।